लैक ऑफ इम्यूनिटी जो होते हैं उसको हम ससेप्टेबल होस्ट उसको भी कह सकते हैं। जो एनीमिया के होते हैं वो भी ससेप्टेबल होस्ट होते हैं फॉर सच टाइप ऑफ डिजीजेस। और ससेप्टेबल होस्ट जो हाइपरलिपिडेमिक होते हैं वो ससेप्टेबल होस्ट होते हैं, उसमें भी कुछ बीमारियां हो सकते हैं ना, जिसको हम ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं। हमारे पास जब हमने इंटरवेंशन नहीं की तो डिजीज़ क्या हो जाती है, प्रोग्रेशन कर लेती है। देयर आर 4 कॉमन स्टेज रेलिवेंट टू मोस्ट ऑफ डिजीज़। हमारे पास 4 कॉमन स्टेजेस हैं जिसकी वजह से डिजीज़ मोस्टली हो जाती है। वो कौन कौन से? स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज है, सही है। ससेप्टेबल होस्ट होगा तो डिजीज़ क्रॉस कर लेगा इसमें। दूसरा है स्टेज ऑफ प्री सिम्प्टोमेटिक डिजीज़। प्री सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ होगा, हमने किसी ज़माने में पढ़ा था प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में हमने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, दूसरा पढ़ा था एनेबलिंग फैक्टर, तीसरा था प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, चौथा कौन सा था? रेनफोर्सिंग फैक्टर। तो ये थोड़ा बहुत मिले जुले होते हैं। तो ससेप्टेबल स्टेज ऑफ प्री सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़, इंक्यूबेशन पीरियड इसको कहते हैं। और स्टेज ऑफ प्री सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ हम किसको कहते हैं? लेटेंट पीरियड को कहते हैं। वही है स्टेज ऑफ रिकवरी, और या डिसेबिलिटी होगी, या तो रिकवर होगा, या डिसेबल होगा, या डेथ होगी, अगर इसके स्टेजेस होते हैं। अगर आपने कोई इंटरवेंशन नहीं का, इंटरवेंशन कर दिया तो स्टेज ऑफ रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। इंटरवेंशन नहीं किया तो फिर क्या होगा? डिसेबिलिटी हो सकती है या डेथ हो सकती है। आगे जाओ, स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, सही है। द स्टेज प्रीसीड्स द डिजीज एंड इन्वॉल्व्स द लाइक्लीहुड अ होस्ट ऑफ डेवलपिंग इल इफेक्ट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंट, सही है। ये क्या करते हैं? हमारे पास द स्टेज जो है वो डिजीज से स्टार्ट हो जाती है, जो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट में क्या हो जाते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट के इन्फेक्शन की वजह से, आइदर एक्सटर्नल एजेंट में हमारे पास मॉस्किटोज भी आ जाते हैं, इस एक्सटर्नल एजेंट में हमारे पास कोई भी जर्म्स आ सकते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ फैल सकती है, सही है। वो क्या है? द लैक ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी, जो हमने अभी पढ़ लिया था। लैक ऑफ इम्यूनिटी को ससेप्टेबिलिटी हम कह सकते हैं। स्टेज ऑफ प्री सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ क्या होता है? द डिजीज़ बिगेन विद एक्सपोजर एंड सब्सिक्वेंटली पैथोलॉजिकल चेंज दैट ऑकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्पटम्स। इसमें क्या होता है? द डिजीज़ बिगेन विद एक्सपोजर, ये डिजीज़ बिगेन हो जाता है, शुरू हो जाता है किसके वजह, किसके साथ? एक्सपोजर के साथ स्टार्ट हो जाती हैं, सही है। एंड सब्सिक्वेंट पैथोलॉजिकल चेंज आ जाती है इसकी वजह से, सही है। यानी फॉर एग्जांपल ससेप्टेबिलिटी होस्ट में जरासीम एंटर हो गया, इस एंट्री के बाद क्या होगा? पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रोड्यूस करेगा। साइन सिम्टम तो स्टार्ट नहीं, पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रोड्यूस करेगा, सही है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, सही है। और क्या है? दिस इज आल्सो रिपीटेडली कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड भी हम इसको कहते हैं, सही है। और इसके अलावा फॉर क्रोनिक डिजीज द टाइम फ्रॉम एक्सपोजर एंड क्लिनिकल सिम्टम इज टाइपिकली कॉल्ड लेटेंसी पीरियड, या लेटेंट पीरियड भी इसको कहते हैं। सब क्लिनिकल पीरियड भी हम इसको कहते हैं, या लेटेंट पीरियड भी कहते हैं। यानी कोई साइन सिम्टम स्टार्ट नहीं हो चुका हो, इसको प्री सिम्प्टोमेटिक पीरियड कहते हैं। स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ का मतलब वो स्टेज जब से पैथोलॉजिकल कंडीशन के बाद साइन सिम्टम स्टार्ट हो जाती है, फीवर स्टार्ट हो गया, शिवरिंग स्टार्ट हो, दिस इज द क्लिनिकल सिम्टम। आगे जाओ, एंड लास्ट वन व्हाट इज स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। अगर आपने इसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन नहीं की तो फिर क्या होगा? द फाइनल स्टेज रिफ्लेक्ट्स द एक्सपेक्टेड प्रोग्नोसिस, सही है। फाइनल स्टेज क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एक्सपेक्टेड प्रोग्नोसिस की तरफ सेवरल फैक्टर में इम्प्लूज दिस स्टेज इंक्लूडिंग अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया और अर्ली ट्रीटमेंट करोगे तो अर्ली रिकवरी होगी, लेकिन अगर आपने अर्ली डिटेक्शन नहीं होगा, अर्ली ट्रीटमेंट नहीं होगा तो डिसेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। इसी तरह अगर आपने अर्ली ट्रीटमेंट ये नहीं किया तो डेथ की तरफ भी जा सकता है। तो ये दिस हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट फिनोमिना हो सकता है, सही है। हमारे पास विद रिगार्ड टू प्रिवेंशन फिर क्या होगा? प्राइमरी, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन हमने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? ऑकर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास हैंड हाइजीन इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन, सही है। हमारे पास स्क्रीनिंग इज आल्सो द प्राइमरी प्रिवेंशन। हम टाइमली क्या करते हो? डायग्नोस्टिक के लिए कोई आप लोग टेस्ट वगैरह का तो रूटीनली, दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, सही है। आपको कोई कट नहीं लगा हो तो दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को कट लगा होता है, दीज पीपल और द पेशेंट आर ससेप्टेबल फॉर व्हाट? हाँ, फॉर इन्फेक्शन, वो गेन कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारे पास क्या आता है? में ऑकर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्री सिम्प्टोमेटिक डिजीज और द स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। ये क्या हो जाता है?
प्री सिम्टोमेटिक डिजीज़ के यानी सिम्टम से पहले, लेकिन पैथोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, आपने फाइंड आउट कर लिया। इसके लिए जो आप इंटरवेंशन करते हो, इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन करते हो, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। लेकिन जब डिज़ीज़ स्टार्ट हो गई, इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हो, इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ आप कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट करते हो ताकि क्या हो, कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ हो, उसके लिए हम टर्शरी प्रिवेंशन करते हैं। सही है, आगे जाओ। नो, आगे हमारे पास नो यूजफुल टाइम, इसको स्टॉप कर लो, बड़ा शौक है, फिर आ जाओ। हाँ, यूजफुल टाइम ऑफ डायग्नोसिस। हमारे पास देखो स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, देखो ये डायग्राम में आप लोगों को पूरा बता दिया है। जब एक्सपोजर स्टार्ट हो जाती है, तो एक्सपोजर जब आपकी किसी भी एक्सपोजर हो जाए, फॉर एग्जांपल नाउ-अ-डे वी आर एक्सपोज टू द डेंगू टाइप ऑफ वायरस, सही है। नाउ-अ-डेज वी आर ससेप्टेबल फॉर व्हाट, वी आर ससेप्टेबल होस्ट फॉर व्हाट, फॉर द डेंगू फीवर, सही है। तो आजकल हमारा एक्सपोजर है, फॉर एग्जांपल जैसे अंदरूनी सिंध में वहाँ पर सैलाब आया हुआ है, हर जगह पानी ही पानी है, ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर की वजह से हमारा एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड वाटर है। देयरफॉर वी आर ससेप्टेबल होस्ट फॉर सेवरल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, आइदर स्किन, आयरल, डायरियल, आइदर टाइफाइड। तो हमारे पास ये है, तो ये हर कोई एक्सपोजर इसमें आ सकता है, कोई हम वो नहीं बता। तो एक्सपोजर क्या है, स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। एक्सपोजर जब होगा तो हमारा ससेप्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, सही है। दूसरा क्या, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज। पैथोलॉजिकल चेंज क्या होगा, पैथोलॉजिकल चेंज, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल चेंज। फॉर एग्जांपल आप में कंटामिनेटेड वाटर आपने इंगल्फ कर दिए, आपको एकदम साइन सिम्टम तो स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन आपने टेस्ट में कोई ना कोई फाइंडिंग आएगी। तो स्टेज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन के फैलने तक के स्टेज को या टाइम को हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेटेंट पीरियड भी कहते हैं। तीसरा क्या है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जब हमारे पास ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़। और इस क्लिनिकल डिजीज़ को हमने कुछ दिया था, और हाँ हमने स्टेज, हाँ इंक्यूबेशन पीरियड, गुड। स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ को हमने दूसरा नाम प्री सिम्टोमेटिक स्टेज भी कहा था ना। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ ससेप्टेबल, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज ऑफ प्री सिम्टोमेटिक है, और दूसरा है स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ है, और चौथा क्या है, स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। ये कब होगा, स्टेज ऑफ रिकवरी कब मुमकिन होगा, व्हेन आई विल टेक द मेडिकल इंटरवेंशन और अदर टाइप ऑफ इंटरवेंशन। अगर मैं इंटरवेंशन टाइमली लूँगा, सो द रिकवरी विल बी क्या, रिकवरी क्या होगी, विल बी पॉसिबल। लेकिन अगर मैं टाइमली इंटरवेंशन नहीं लूँगा, सो देयर इज चांसेस ऑफ व्हाट, डिसेबिलिटी और डेथ, सही है। तो डिजीज़ टू डिजीज़ जो है वो फ़र्क रखता है। आगे जाओ, हमारे पास दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सपोजर हो गया, सही है। वी एक्सपोज टू सच टाइप ऑफ, हम एक्सपोज हो गए। यहाँ पर लिखा स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी किसे कहते हैं, व्हेन आई एक्सपोज टू सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, when I expose to such type of virus, when I expose to such type of fungi, सही है, फंगस के साथ मेरा एक्सपोजर हो गया, तो आई बिकम द ऑटोमेटिकली आई विल बिकम द ससेप्टेबल होस्ट। सही है, हर जगह इम्यूनिटी नहीं होती है। जब मेरा एक्सपोजर होगा, जब डेंगू वायरस के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं होती है, हर किसी को डेंगू हो सकती है, सही है। शर्त क्या है डेंगू होने के लिए, एक्सपोजर का होना लाजिम है। जब मैं यहाँ पर एक्सपोज हो गया तो ऑटोमेटिकली आई विल बिकम व्हाट, susceptible host for having such type of disease process। फिर क्या है, risk factor which assess the development of disease exists but disease has not developed। जैसे हमने यहाँ पर susceptible host क्या है, disease develop तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आप लोग स्मोकिंग करते हो कोई लोग, तो क्या है, the smoker person or the patient, तो क्या है, are the smoker people are susceptible host for what, for lung cancer भी हो सकता है। These type of people are susceptible host for lung नमूनिया के चांसेस होते हैं। अगर स्मोकिंग वाले लोग होंगे, दे आर ससेप्टेबल होस्ट फॉर कार्डिक डिजीज़, आर्थ्रोस्क्लेरोटिक फ्लक के चांसेस ज़्यादा होंगे इन लोगों में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी हमने वेब ऑफ कॉजेशन में हमने पढ़ा था, सही है। स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ का क्या मतलब है, सिम्टम से पहले। जरासीम तो एंटर हुआ, वो अपना काम करेगा, लेकिन सिम्टम स्टार्ट नहीं हुए।
सही है, चेंज है ऑकर टू लीड टुवर्ड्स इलनेस बट डिजीज इज नॉट येट क्लिनिकली डिटेक्टेबल। क्लिनिकली कोई क्लिनिकल साइंस सिम्टम नहीं है, डिटेक्ट नहीं हुआ है। अल्विलाई डिटोरेट, जो आपके अल्विलाइज है वो तो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके साइंस सिम्टम स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे कोविड में होता था कि सिम्टम नहीं होते थे, हाँ, तो दीज वर सब क्लिनिकल सिम्टम्स थे, सही है। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू आवर्स वो क्या थे, क्लिनिकल सिम्टम स्टार्ट हो जाती थी। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ कहते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते थे, सही है। और इसको हम इन्फेक्शियस पीरियड भी कहते थे, सही है। इन्फेक्शियस पीरियड में डिटेक्टेबल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ एग्जिस्ट हो गए। फिर एम्फीसीमा डिटेक्ट बाय पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, अपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से भी स्टार्ट हुआ। और कौन से टेस्ट करते हैं लंग के लिए, चेस्ट एक्सरे करते हो और स्पूटम कल्चर वगैरह करते हो, AFP वगैरह। और स्टेज ऑफ रिकवरी कब होगा, जब मैंने इसके ख़िलाफ़ प्रिवेंटिव केयर किया, मैंने इसके लिए मेडिकेशन यूज़ की, तो डिजीज़ हैज़ प्रोग्रेस टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग रेजिडुअल इफेक्ट, पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, रिकवरी नहीं हुई, डिसेबिलिटी स्टार्ट हो गई, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग स्टार्ट हो गई, मैंने इसके ख़िलाफ़ कोई इलाज नहीं किया। तो ये दो डायग्राम आप लोगों को समझ आ गए या नहीं? आगे जाओ प्लीज़, आगे। बस दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत सीखना होगा, सही है। हम थोड़ा बहुत आपको बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, सही है। हमारे पास रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन या रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया कब होता है, कौन करता है इसके खिलाफ रेजिस्ट, हमारा बॉडी करता है, सबसे पहले हमारा जिस्म करता है इसके खिलाफ रेजिस्टेंस, सही है। अगर ये नाकाम हो जाए फिर हम बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी के लिए फिर कौन होता है, हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीवायरल होते हैं, एंटी फंगस होते हैं। अभी देख लो जनरल रेजिस्टेंस कौन है, आमतौर पे जनरल रेजिस्टेंस स्किन है, जो आप लोगों को मैंने कहा, जिन लोगों का स्किन कट लगता है, जिन लोगों का पोलीट्रॉमा होता है, आप लोगों ने देखा इन लोगों को फीवर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, इन लोगों के इन्फेक्शियस स्टेटस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि द फर्स्ट बैरियर, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो आप लोगों को कराते हैं वो कौन होता है, वो स्किन होता है, सही है। आपका स्किन करता है मैकेनिकल, क्या है ये, मैकेनिकल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें भी ख़ास किस्म के ऐसे किस्म के एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं जो पेगोसाइटिक रिएक्शन करता है। इसके अलावा टीयर्स ग्लैंड्स होते हैं, टीयर्स भी अगेंस्ट जर्म्स के खिलाफ काम करते हैं। दिस इज आल्सो वर्क लाइक अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करता है। हमारे पास 3 लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीसरा है गैस्ट्रिक एसिड, तो आपकी एसिडिटी जो है, गैस्ट्रिक HCl जो है वो भी वर्क लाइक अगेंस्ट द बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो जाए इसको हम एसिडिक एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर हम इसके लिए क्या करते हो, अल्कलेटिक एनवायरनमेंट, जैसे आप गेविस्कान लेते हो, ये चीज़ें करते हो। जैसे आप ओमिप्राजोल लेते हो, एसोमिप्राजोल, वो क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यानी H को Cl से नहीं मिलाते। जब H और Cl नहीं मिलेगा तो HCl नहीं बनेगा, जब HCl नहीं बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल नॉट बी फॉर्म, तो एसिडिटी विल बी डिक्रीज डाउन बाय इनहिबिटिंग सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म हम इस तरह करते हैं। इसी तरह फेमोटोडीन है जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो अलग अलग बातें हैं, हम अभी फार्मा नहीं पढ़ रहे। और क्या है, एनसीलियाज होते हैं हमारे यहाँ पे, सीलियाज आपके नेज़ल में, यहाँ पर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलियाज होते हैं। जब आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हो तो आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है, आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाए, डस्ट पार्टिकल जब जाते हैं, तो दीज वर्क लाइक अ व्हाट, आप डिफेंस मैकेनिज्म, कोई फॉरेन चीज़ों को अंदर जाने नहीं देते हैं। तो दिस इज द रेजिस्टेंस, जनरल रेजिस्टेंस है। इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सा होते हैं, जनरल इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, जैसे वैक्सीन भी होता है, हम वैक्सीनेशन भी कराते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, आप हैं। एक्टिव इम्यूनिटी के अगेंस्ट 2 टाइप्स होते हैं, सही है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, दूसरा है पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ये है जो आपको नेचुरली तौर पे मिला होता है। अभी आपको यहाँ पर मिसाल मिलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस इट्स ओन रेजिस्टेंस थ्रू माइल्ड केसेस और वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास कौन से आते हैं, थ्रू एक्वायर्ड केस ऑफ द डिजीज़। नेचुरल इम्यूनिटी में हमारे पास ऐसे आते हैं, हमारे पास कोई डिजीज़ एंटर हो जाता है, इस डिजीज़ के ख़िलाफ़ खुद ब खुद जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जो डिजीज़ आपके जिस्म में एंटर हो जाए, इसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ आपका जिस्म खुद ब खुद बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आपके टाइफाइड के ख़िलाफ़ भी इम्यूनिटी बनते हैं। आप जब टाइफाइडोड करते हो तो टाइफाइडोड में क्या नज़र आता है, IgG, IgM, दीज आर एंटीबॉडीज़,
सही है। आपका एंटीबॉडीज़ आईजीएम आईजीजी टाइफाइड में कभी भी वो नेगेटिव शो होंगे, लेकिन जब ये शो होते हैं तो इसका मतलब क्या है, सही है। दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन करते हैं उसमें हम एंटीजन, पोलियो वाले एंटीजन एंटर करते हैं, सही है। तो पोलियो का एंटीजन एंटर करते हैं तो आपका जिस्म जो है उस पोलियो के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। जब कभी आपको पोलियो अटैक कर लेते हैं तो वो पहचान लेते हैं भाई ये तो पोलियो का वैक्सीन मैंने लिया था, उसके ख़िलाफ़ फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन होती हैं, सही है। जबकि नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे नहीं सॉरी आर्टिफिशियल जो होते हैं हम वैक्सीनेशन के तौर पे देते हैं। जो नेचुरल होते हैं डिजीज़ के ख़िलाफ़ खुद ब खुद जो आपका जिस्म एंटीबॉडीज़ बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। फिर पीसीओ इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड पीसीओ इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पीसीओ इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब ये है जैसे मैं कोई एंटीबायोटिक इंजेक्ट करता हूँ या इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह, सीरम एंटीबॉडीज़ वगैरह एंटर, कौन सी एंटीबॉडीज़ हम देखते हैं, आईवी आईजीएम वगैरह देते हैं, वो भी एंटीबॉडीज़ होते हैं, सही है। वो क्या होते हैं, वो भी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पीसीओ इम्यूनिटी है, क्योंकि आपके जिस्म के अपनी एंटीबॉडीज़ जो है वो डिस्टर्ब हुए होते हैं, तो हम आर्टिफिशियल इसको वॉश आउट करने की, सही है। प्लाज्माफेरेसिस इज द टाइप ऑफ व्हाट, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पीसीओ इम्यूनिटी। लेकिन दूसरा है नेचुरल एक्वायर्ड पीसीओ इम्यूनिटी जो बाय मदर से मिलते हैं, आपको मदर फीड से मिलते हैं, सही है। तो वो कौन सा होता है, एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर टू फेयर, वो क्या होता है, नेचुरल एक्वायर्ड पीसीओ इम्यूनिटी। देखो पीसीओ इम्यूनिटी होते हैं जो बना बनाया आपको मिल जाता है, आपको आपका जिस्म इसके लिए कोई काम नहीं करते, बस एंटीबॉडीज़ मिल गई। एक्टिव होते हैं आपको जिस्म को खुद बनाना होता है, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव पीसीओ समझ आया, एक्टिव जब आपको आपके जिस्म को एंटीबॉडीज़ बनाना होता है उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसके लिए एंटीजन एंटर होते हैं, जरासीम एंटर होते हैं, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। जबकि पीसीओ इम्यूनिटी के लिए जरासीम को एंटर नहीं करने देते हैं, बल्कि हम इसके लिए एंटीबॉडी बना बनाए एंटीबॉडीज़ एंटर करते हैं, बस खुद काम करते हैं, आपके जिस्म को कोई काम करना नहीं होता है। डिजीज़ से पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं, एक्टिव डिजीज़ को होने से पहले। लेकिन जब आपको डिजीज़ हो जाए इसके लिए हम पीसीओ इम्यूनिटी, हम एंटीबॉडी कंटेनिंग वैक्सीनेशन फिर देते हैं, सही है। ये हमारे पास फिर आइसबर्ग आ गया, आगे जाओ, नहीं पीछे फिर दोबारा जाओ। ये आइसबर्ग है, इसकी क्या कहानी है, आइसबर्ग ऑफ डिजीज़, सही है। आइस का मतलब आइस होता है, ये हाँ हमारे पास जो आइस होता है, जो ऊपर फ्लोटिंग एरिया होता है वो कम से कम नज़र आता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत तवील होती है। अंदर की कहानी क्या है एक डिजीज़ का, वो मैं बता रहा हूँ। इट इज़ यूज, हमारे पास जो आइसबर्ग फिनोमिना है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिजीज़ पैटर्न इन द कम्युनिटी और इन द पॉपुलेशन। हम क्या करते हैं, हम डिजीज़ के पैटर्न को, जो आइसबर्ग फिनोमिना है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उसने ये आइसबर्ग फिनोमिना दिया था, सही है। मकसद क्या है, टू डिटेक्ट द डिजीज़ पैटर्न इन द कम्युनिटी और इन द पॉपुलेशन, सही है। आइसबर्ग इज़ अ लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर, जो लार्ज पीस है जो ऊपर फ्लोटिंग करता है कम से कम, और ज़्यादा हिस्सा जो है नीचे हमें नज़र नहीं आता, हिडन होते हैं। जैसे आप लोगों को एक स्टोरी बता दिया जाता है लेकिन इसके अंदरूनी कहानी बहुत गहरी होती है, तो इसी तरह इस फिनोमिना का मतलब भी है आप लोगों को जो ऊपर की खबर बता दिया जाता है लेकिन अंदरूनी खबर बताया नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आइसबर्ग फिनोमिना हम ये करते हैं कि हम पैटर्न ऑफ डिजीज़ यानी पूरे हिस्ट्री देखते हैं कि अंदर की कहानी। फॉर एग्जांपल मेरे कार्डिक डिजीज़ की क्या कहानी है भाई, उसके पूरी कहानी हिस्ट्री देखते हैं, तो इसको आइसबर्ग फिनोमिना के तौर पे यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर यूज़ किया है। पहले हमारे पास ये फिनोमिना जो है एज अ न्यूज़पेपर में यूज़ होता था, लेकिन हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ये यूज़ किया है, सही है। हमारे पास ये क्या बताता है, जो आइसबर्ग फिनोमिना है ये प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ बता देता है फ्रॉम सब क्लिनिकल टू एपरेंट स्टेज, सही है। यानी सब क्लिनिकल से लेकर यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी साइंस सिम्टम से पहले हमें बता देता है टू एपरेंट स्टेज तक यानी जाहिर होने तक, सही है। सब क्लिनिकल से लेकर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल इस बंदे में जो कार्डिक डिजीज़ प्रोग्रेस कैसे कर रहा है सब क्लिनिकली, तो इसके प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ में देखता हूँ इसके लिए
यानी सब क्लिनिकल स्टेज से लेकर कहाँ तक, अपीयरेंस तक, यानी अपीयरेंस स्टेज तक। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या शो करता है, ये वाला हिस्सा, सॉरी ये वाला हिस्सा जो है ये सब क्लिनिकल केस है, ये नहीं सॉरी ये वाला हिस्सा सब क्लिनिकल केस है, ये क्लिनिकल केस है। इसको हम कौन सा स्टेज कहते हैं, क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, इसको लेटेंट पीरियड कह सकते हैं, सही है। इसको हम क्या, और इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डिमार्केशन, जहाँ से ये गायब हो जाता है अंदरूनी हिस्सा क्या है एक डिजीज़ का। तो हमारे पास एक कार्डिक डिजीज़ है, यहाँ पर साइन सिम्टम स्टार्ट हो गई, लेकिन इस साइन सिम्टम से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं, तो इसके पूरे प्रोग्रेशन देखते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों फैल गया है। तो इस सिस्टम को, इसका मकसद क्या है एपिडेमोलॉजी में आइसबर्ग फिनोमिना का, टू फाइंड आउट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम रूट, सही है, यानी गहराई से रूट के वहाँ से हम देखते हैं कि इसके प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ क्या है। इसमें क्या है, जो सबमर्ज एरिया है उसमें क्या होता है, इसमें लेटेंट पीरियड भी होता है, इनएपिरेंट, प्री सिम्प्टोमेटिक और अनडायग्नोज केसेस होते हैं। यहाँ पर डायग्नोसिस होगा, नहीं होगा, यहाँ पर डायग्नोस्टिक स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास कौन कौन से डिजीज़ के लिए हम आइसबर्ग फिनोमिना यूज़ करते हैं, वी यूज़ द आइसबर्ग फिनोमिना इन द HTN, इन द डायबिटीज़, इन द एनीमिया, इन द मेल न्यूट्रिशन एंड मेंटल इलनेस के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये आइसबर्ग फिनोमिना हम इसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट डिजीज़ या HTN हो गया, क्या मैं डायरेक्टली एटेनोल पे इस बंदे को लूँगा, क्या वो है, हम इस आइसबर्ग फिनोमिना को यूज़ करते हैं या नहीं, हमें वर्डिंग का पता नहीं है, लेकिन हम ये यूज़ कर रहे हैं हम अपनी प्रैक्टिस में। आपके पास HTN के पास पेशेंट आ गया तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली एटेनोल पे लेते हो, इसकी पूरी हिस्ट्री तक पूरे इन्वेस्टिगेशन देखते हैं कि इसकी क्या गहराई है, वाई द पर्सन बिकम हाइपरटेंसिव, आइदर द पेशेंट इज़ हैविंग द फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस हिस्ट्री है, या पेशेंट का कोई टोबैको स्मोकिंग हिस्ट्री है, या पेशेंट अल्कोहलिक यूज़र है, या पेशेंट क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो सकता है जिसके रीज़न है। तो इसको डिटेक्शन करने के लिए मकसद क्या है, अगर मैं गहराई तक जाऊँ मेरा मकसद क्या है, ताकि मैं सही डायग्नोस्टिक बनाऊँ और ट्रीटमेंट सही हो। और डायबिटीज़ के लिए मैं क्यों करूँगा भाई, वाई आई नीड, क्योंकि ये फैमिली हिस्ट्री भी होती है अक्सर, हाँ फैमिली हिस्ट्री में होता है, तो इसलिए वो बंदे को लग जाती है, वो फैमिली हिस्ट्री में होती है। हाँ, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, सब चीज़ें देख के फिर हमें आसानी होती है टू क्योर द डिजीज़। इसके अलावा फॉर डिटेक्शन ऑफ सब क्लिनिकल एंड इनएपिरेंट ट्रीटमेंट ऑफ इनएपिरेंट केसेस, मैं आइसबर्ग फिनोमिना में इसलिए देखता हूँ ताकि मैं इनएपिरेंट केसेस को, जो मुझे ज़ाहिरी तौर पे नज़र न आए, सब क्लिनिकल डिजीज़ को मैं डिटेक्ट कर सकूँ और इसके डिटेक्शन के बाद इसका मैं इलाज कर सकूँ आसानी के साथ। मकसद मेरा ये है, सही है। और इसके अलावा कंट्रोल ऑफ डिजीज़ विद मोर नंबर ऑफ सब क्लिनिकल केस, ज़्यादा से ज़्यादा सब क्लिनिकल केस को सिम्टम्स आने से पहले मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ, मैं इसलिए डिजीज़ के गहराई तक जा रहा हूँ, सही है। इसके अलावा to have a detailed knowledge regarding natural history of disease in which we does not follow, वो डिजीज़ जिसमें हम आइसबर्ग फिनोमिना यूज़ नहीं करते। हमने ये पढ़ा कि डिजीज़ इन विच वी फॉलो द आइसबर्ग फिनोमिना, व्हाट आर दोज टाइप ऑफ डिजीज़, वो डिजीज़ कौन कौन से थे, HTN था, डायबिटीज़ था, एनीमिया था, और कौन से थे, सही है, मेंटल इलनेस थे ना, मेंटल इलनेस में वो पूरा इलनेस आ जाते हैं, तो हम आइसबर्ग फिनोमिना यूज़ करते हैं। लेकिन वो डिजीज़ जिसमें हम आइसबर्ग फिनोमिना यूज़ नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, मीज़ल में हम यूज़ नहीं करते हैं, रेबीज़, सही है, रूबेला और टेटनस में हम आइसबर्ग फिनोमिना यूज़ नहीं करते हैं, सही है, गहराई तक नहीं जाते हैं, सही है। एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं वी डो नॉट नीड फॉर सच टाइप ऑफ डिजीज़, सही है, तो हमें इसके लिए यूज़ नहीं होते। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, मेरा रूट, MERA, मेरा, RUT रूट, मेरा रूट, M फॉर मीज़ल, सही है, RA फॉर रेबीज़, सही है, और R फॉर व्हाट, रूबेला, और T फॉर टेटनस। दिस इज द शॉर्ट की है कि आप लोगों को याद हो कि इस डिजीज़ के लिए हम आइसबर्ग फिनोमिना यूज़ नहीं करते, मेला रूट, सही है। दोबारा बोल रहा हूँ, MERA RUT, दोबारा RUT है। तो M फॉर मीज़ल, RA फॉर
रेबीज, RU फॉर रूबेला और T फॉर टेटनस। तो हम इसके लिए हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, आइसबर्ग फिनोमिना यूज़ नहीं करते। अभी आगे जाऊँ, ये पूरा आइसबर्ग एक स्लाइड था, मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। आगे जाओ, आइसबर्ग फिनोमिना दोबारा देख लो आप लोग, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डायग्नोज डिजीज़, इसमें डायग्नोस हो जाते हैं। दूसरे में क्या, अनडायग्नोस और रॉन्गली डायग्नोस ऑफ डिजीज़, या अनडायग्नोस होते हैं या रॉन्गली, अगर डायग्नोस हो भी जाता है रॉन्गली डायग्नोस होती, हिडन हिस्ट्री है ना। अभी देख लो, डिजीज़ डायग्नोस एंड कंट्रोल, डायग्नोस हो गया कंट्रोल हो जाता है, आइसबर्ग फिनोमिना हमें जो नज़र आता है। फिर क्या, डायग्नोस हो जाता है लेकिन अनकंट्रोल होता है, सही है। थर्ड स्टेज में क्या, अनडायग्नोस और रॉन्गली डायग्नोस डिजीज़। अब जितना जितना बढ़ रहा है, तीसरा डिजीज़ प्रोसेस में क्या होता है, रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। और फ्री ऑफ रिस्क फैक्टर क्या है, क्या मतलब, हाँ हाँ, जितना वक्त गुजरता जाएगा, जितना डीपली यानी इनिशिएशन, इसलिए हम नहीं जाएंगे डीपली, तो डिजीज़ प्रोसेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए जब भी हमें सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, या हमें ये नहीं इंतज़ार नहीं करना होगा कि हम साइन सिम्टम स्टार्ट होंगे तो हम बस सर हम वही बात ना कि अब इंसान को पता कैसे चलेगा कि मुझे अब हर साल अलग अलग टेस्ट करवाइए। तो स्क्रीनिंग कंडीशन तो बताते ना, कुछ खास आप लोगों के हॉस्पिटल में भी होते हैं, मकसद ही यही होता है, तो फॉलो भी इसलिए करते हैं, मकसद यही होता है टू कंट्रोल सच टाइप। इसलिए आपको डिजीज़ भी मैंने बता दिए कि वी यूज़ द आइसबर्ग फिनोमिना फॉर सच टाइप ऑफ डिजीज़, हमने बता भी दिया था कि इस डिजीज़ के लिए मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे क्लिनिकल सिम्टम स्टार्ट होंगे तो मैं करूँगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ का मुझे पता चले, कोई प्रोग्रेस तो नहीं करे कोई बीमारी, इसलिए जो लिपिड प्रोफाइल ये सब क्यों करते हैं, मकसद यही है ड्यू टू दिस स्टडी। आगे जाओ, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़, ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग, सही, टिप ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीबी कंडीशन, टीबी डिजीज़ एंड लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। लेटेंट का मतलब क्या है, साइन सिम्टम स्टार्ट नहीं हुए हैं। पीपल विद टीबी डिजीज़ आर सिक फ्रॉम एक्टिव टीबी जर्म्स, ये मैंने आपको बताया था, एक्टिव टीबी, पीसीओ टीबी। दे यूजुअली हैव सिम्टम्स एंड दे मे स्प्रेड टीबी जर्म्स टू अदर्स, ये तो पता है हमारे पास। पीपल विद लेटेंट टीबी इन्फेक्शन डू नॉट फील सिक, do not have symptoms and cannot spread TB germs to others, but if their TB germs become active, अगर इसका TB germs active हो जाएं तो फिर क्या होगा, they can develop TB disease। तो million of people in the US have latent TB infection है, सही है। without treatment they are at risk for development of TB disease, लेकिन जब हम इसका इलाज नहीं करते हैं सालों साल वो रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है वो लेटेंट पीरियड जो है वो किस में चेंज हो, इंक्यूबेशन पीरियड और एक्टिव टीबी में स्टार्ट हो जाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ पीपल विल बी एबल टू स्प्रेड द डिजीज़, सही है। तो इसलिए टाइमली हमें वो करना है। स्क्रीनिंग क्या है, आप लोग इसका अलग चैप्टर है स्क्रीनिंग में पढ़ोगे, हम यहाँ पर सिर्फ रोशनी डालें। स्क्रीनिंग इज़ द यूज़ ऑफ टेस्ट टू हेल्प डायग्नोस ऑफ डिजीज़। हम क्या करते हैं, बिफोर द सिम्पटम्स हम स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं, मैं आजकल स्क्रीनिंग इसलिए भी लोग करते हैं बाहर की तरफ जा रहे हो फॉरेन कंट्री, उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, सही है। स्क्रीनिंग करते हो, कोई आपको HIV वायरस या लिपिड प्रोफाइल ये सब चीज़ें करते हैं, सही है, मेमोग्राफी वगैरह करते हो, तो सब मकसद क्या है, अर्ली डायग्नोस हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो, सही है। इन द अर्लियर फेज ऑफ देयर नेचुरल हिस्ट्री और एटलीस्ट सीवियर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, ताकि इसका एंड जो है वो क्या हो, सीवियरिटी की तरफ ना हो। स्क्रीनिंग अटेम्प्ट्स टू अनकवर द आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। अनकवर द आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ क्या मतलब, मेरा मकसद ये है, हमने यहाँ भी पढ़ा कि आइसबर्ग का जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसका मतलब क्या है, क्लिनिकल केस है। मैं स्क्रीनिंग इसलिए कर रहा हूँ, मकसद क्या है, ताकि मुझे सब क्लिनिकल सिम्टम्स का पता चले, ताकि क्या हो, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो और अर्ली रिकवरी हो, डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए। अगर मैं स्क्रीनिंग नहीं करूँगा तो कुछ डिजीज़ ऐसे हैं, जैसे आप लोगों के कैंसर ऐसे डिजीज़ है, वो क्या है, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं ना, वो आपको जब ख़त्म कर दे फिर आपको पता चल जाता है। तो इसलिए हम आइसबर्ग फिनोमिना हम यूज़ इसलिए करते हैं फॉर कंट्रोलिंग सच टाइप ऑफ डिजीज़ के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग अटेम्प्ट्स टू अनकवर द आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। मैं अनकवर कर रहा हूँ, कौन से सब क्लिनिकल केस को मैं अनकवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं टाइमली इसकी ट्रीटमेंट कर सकूँ, ताकि अर्ली रिकवरी हो। देखो
स्क्रीनिंग क्या है देखो, डिजीज फ्री ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द डिजीज ग्रुप, क्लिनिकल केस है, सही है। मीन ये आइसबर्ग के ऊपर वाले हिस्से हैं, ये कौन है, ये नीचे वाले हिस्से हैं, सही है। तो फिर क्या होगा, सब क्लिनिकल केस आप लोग आ गए। और क्लिनिकल केस कब स्टार्ट हो गए, टिप पे स्टार्ट हो गए। कब स्टार्ट होंगे, ये लोग बैठे हुए, सही है। तो कब स्टार्ट होंगे, वाई। अगर मैं स्क्रीनिंग नहीं करूंगा टाइमली तो सब क्लिनिकल केसेस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, क्लिनिकल केस में ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी पैथोलॉजिकल जो इन्फेक्शियस स्टेट है, हमने इससे स्टेजेस जो पढ़ लिए ना, वो चेंज हो जाएगा। आगे जाओ। द एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल किसे कहते हैं। दिस ट्रायंगल इज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेबल डिजीज। ये हमारे पास ये ट्रायंगल जो है ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। डिजीज़ मॉडल एंड इज यूजफुल इन शोइंग द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम तीन चीज़ें वो देखते हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द, ज़्यादातर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड टाइम इज यूज एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। देख लो, द एजेंट इज द कोज ऑफ डिजीज़। आपको पता है कोज ऑफ डिजीज़ क्या, एजेंट है, सही है। बाहर मुल्क वाला वो एजेंट नहीं है। एजेंट आपके प्लाज्मोडियम वेविक्स, इसके अलावा और इसके अलावा मलेरिया से छोड़, अभी दूसरी डिजीज़ की भी देख लो भाई। पेंक्रियाटिक कैंसर किसके वजह से होता है भाई, हाँ, तो कॉफी कंजप्शन इज द एजेंट, सही है। तो ये एसोसिएशन कॉजल एसोसिएशन है या नहीं, हमने उस दिन कंसेप्ट पढ़ा था ना, कॉजल एसोसिएशन किसे कहते हैं, आप 100% श्योर हो। तो ये कॉजल एसोसिएशन तो 100% नहीं है, रिस्क फैक्टर है। दीज आर द रिस्क फैक्टर। द होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म। होस्ट क्या है, हम जानदार हैं, आई एम द होस्ट, दिस इज द एजेंट, सही है। द होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ ह्यूमन और एनिमल्स दैट हार्बर्स द डिजीज, जो डिजीज़ को क्या करें, डिजीज़ को एक्सेप्ट करे, डिजीज़ को पाले, सही है। द एनवायरनमेंट क्या, हमारे ये एनवायरनमेंट है, सही है। एंड द कंडीशन एक्सटर्नल द ह्यूमंस एंड एनिमल्स दैट कोज और अलाउ डिजीज ट्रांसमिशन, जो डिजीज ट्रांसमिशन के लिए भी अलाउ कर सकता है वो एनवायरनमेंट। 10 कंडीशन होंगे तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल डस्टी एरिया है, दिस इज द एनवायरनमेंट। डस्टी एरिया एनवायरनमेंट की वजह से आपके जो एलर्जीन जो है वो एंटर हो सकता है, वो एजेंट है, एलर्जीन आर एजेंट, सही है। और इसके अलावा होस्ट कौन है, सही है। तो दीज आर द ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज कॉमनली यूज फॉर व्हाट, फॉर द कम्युनिकेबल टाइप ऑफ डिजीज। टाइम अकाउंट्स फॉर द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द होस्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द होस्ट आप देखते हैं। अगर हम टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म ही हो सकती है भाई। और द पैथोजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ द इलनेस और कंडीशन, हर डिजीज़ की इंक्यूबेशन पीरियड अलग होती है, हर जरासीम की। इसी तरह हर जरासीम की जो पैथोजेनेसिटी है वो भी अलग होती है, सही है। जैसे कोविड-19 के कितने दिन थे इंक्यूबेशन पीरियड, 14 डेज था, उसके बाद जो है फिर कम होते। तो हर डिजीज़ के अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। आगे जाओ प्लीज़, अभी सुन लो प्लीज़। दिस इज़ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, होस्ट एजेंट एनवायरनमेंट, सही है। जैसे होस्ट में क्या है, मेल सर्कमसेशन भी आ गया। कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन व्हाट, कंट्रासेप्शन इज द, कंट्रासेप्शन जो ड्रग है, फिल, कंट्रासेप्टिव फिल्स इज द एजेंट। कंट्रासेप्टिव फिल्स क्या है, एजेंट है। होस्ट कौन है, हम हैं, सही है। एनवायरनमेंट क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आप लेते हो कंट्रासेप्टिव फिल्स। तो दीज आर व्हाट, लेकिन हम ये यूज़ जो करते हैं, हम ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्लीज़ इसको मिनिमाइज़ करके एक दूसरी चीज़ वो कर लो। मलेरिया की वो मैं बता रहा हूँ, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। होस्ट एजेंट, हमारे पास एक एजेंट, हमारे पास कौन सा एक एजेंट है, मलेरिया का बता रहा हूँ। मलेरिया में एजेंट कौन होगा, प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम इज व्हाट इज द एजेंट। होस्ट कौन है, और एनवायरनमेंट कौन है, कंटामिनेटेड वाटर, सही है। या हमारे पास पोरस्ट वाले एरिया में भी ज़्यादातर मच्छर होते हैं, और इसमें वेक्टर कौन होगा, मॉस्किटो है, सही है। तो दिस व्हाट, दिस इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। ये समझ आ गया, होस्ट किसे कहते हैं। आगे जाओ प्लीज़।
मोड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, डिजीज़ को ट्रांसमिशन करने के लिए कैसे मोड, कौन से मोड हैं जिसकी वजह से डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट कर लो, ये अलग कर लो, मीन अलग